नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है डेरिवेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोग इस टॉपिक पर डाइवर्जेंस थ्योरम के डेरिवेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिराइव करेंगे। और इसके पहले आप लोग वीडियो पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और डाइवर्जेंस थ्योरम का अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाइवर्जेंस के लिए कौन सा किस प्रकार से फॉर्मूला क्या होता है उसको समझाया है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल पाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है डेरिवेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पर अब हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के मैथमेटिकल फॉर्मूला को लिखेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग डाइवर्जेंस के डेरिवेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल फॉर्म को लिखने के लिए एज्यूम करेंगे कि कोई वेक्टर फील्ड ए है, जिसके हम लोगों को डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर फील्ड ए के लिए डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल फॉर्म को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे डी आई वी वेक्टर ए, और इसको डाइवर्जेंस को कैसे लिखा जाता है, डेल डॉट वेक्टर ए। तो जब हम लोगों को वेक्टर फील्ड ए का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, डी आई वी वेक्टर ए डेल डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डेल वी या डिफरेंशियल वॉल्यूम टेंड्स टू 0। और हम लोगों को इस पे न्यूमरेटर पे लिखना होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस डिवाइडेड बाई डेल वी और डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब हम लोग यहाँ पर आगे डाइवर्जेंस थ्योरम के डेरिवेशन पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस पर हम लोगों को एक पॉइंट P लेना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे एक पॉइंट क्या लेंगे, P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लोग कितना एज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे x0 y0 z0। अब हम लोग इस पॉइंट P पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds कैलकुलेट करने के लिए क्लोज्ड वॉल्यूम बना लेंगे, जिसके लिए हम लोगों को इस पॉइंट P पर x के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ लेना होगा dx, y के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ लेना होगा dy, और z के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ लेना होगा dz। हम लोगों ने इस पॉइंट P के लिए क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए y के डायरेक्शन पर कितना लिया है, लेंथ dy, और z के डायरेक्शन पे हम लोगों ने लेंथ कितना लिया है dz, और x के डायरेक्शन पे हम लोगों ने कितना लिया है, लेंथ dx। अब हम लोगों को इस क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए सरफेस इंटीग्रल वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस क्लोज्ड वॉल्यूम पर कितने फेसेस हैं, 6। ऊपर वाले फेस को नाम दे देंगे टॉप, नीचे वाले फेस को नाम दे देंगे बॉटम, और इस वाले फेस को नाम दे देंगे लेफ्ट, और इस वाले फेस को नाम दे देंगे राइट, और इस वाले फेस को नाम दे देंगे फ्रंट, और इस वाले फेस को नाम दे देंगे बैक। तो इस क्लोज्ड वॉल्यूम पर कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। इन सभी 6 फेसेस के लिए हम लोगों को डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोगों को इस क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम लोग इस क्लोज्ड वॉल्यूम के सभी फेसेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि डिफरेंशियल सरफेस पर जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को डबल इंटीग्रेशन लेना होता है। तो फ्रंट सरफेस के लिए हम लोग कितना लिख पाएंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट फेस। फिर अब हम लोग बैक साइड के लिए भी क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस डबल इंटीग्रेशन पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैक फेस के लिए बैक। फिर अब हम लोग टॉप वाले फेस के लिए भी क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सभी फेसेस के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस डबल इंटीग्रेशन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, टॉप। फिर अब हम लोग बॉटम वाले फेस के लिए भी डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे और इस पे हम लोग सबस्क्रिप्ट लिखेंगे बॉटम। और हम लोग यहाँ पर लेफ्ट और राइट वाले फेसेस के लिए भी डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट। फिर अब हम लोग राइट वाले के लिए भी लिखेंगे, जिसके लिए सबस्क्रिप्ट पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, राइट। और हम लोगों को सभी साइड के लिए या सभी फेसेस के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस पॉइंट P के लिए वेक्टर फील्ड A का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के कंपोनेंट का टेलर सीरीज के एक्सपांशन का इस पॉइंट P के अबाउट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे ए एक्स, ब्रैकेट पे कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एक्स वाई जेड। और जब हम लोग आगे इस पर लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, ए एक्स, यहाँ पर पॉइंट P के लिए उसके कोऑर्डिनेट को लिखेंगे जो कि कितना है, x0 y0 z0। फिर अब हम लोग आगे लिखेंगे टेलर सीरीज एक्सपांशन पे x माइनस x0। फिर लिखेंगे डेल ए एक्स अपॉन डी एक्स अबाउट पॉइंट P। फिर अब हम लोग आगे लिखेंगे y माइनस y0 डेल ए एक्स अपॉन डेल y अबाउट पॉइंट P। फिर अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन पे लिख पाएंगे प्लस z माइनस z0 डेल ए एक्स अपॉन डेल z अबाउट पॉइंट P। और हम लोगों को टेलर सीरीज के एक्सपांशन पे जो हायर ऑर्डर वाले टर्म्स हैं उसको क्या करना होगा, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। अब हम लोग यहाँ पर आगे टेलर सीरीज के एक्सपांशन का यूज करके हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे फ्रंट सरफेस के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को पॉइंट जो x है उसके कोऑर्डिनेट को किस प्रकार से लेना होगा। तो हम लोगों को फ्रंट सरफेस के लिए जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग कितना ले पाएंगे, x0 प्लस डी एक्स बाई 2। और हम लोगों को पॉजिटिव x एक्सिस के लिए डिफरेंशियल सरफेस के वैल्यू को कितना लेना होगा, तो लिखेंगे dy dz यूनिट वेक्टर ax। अब हम लोग यहाँ पर आगे टेलर सीरीज के एक्सपांशन का और जो हम लोगों ने वैल्यू एज्यूम किया है फ्रंट सरफेस के लिए उसके हेल्प से अब हम लोग यहाँ पर आगे फ्रंट सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग टेलर सीरीज का एक्सपांशन का यूज करके जब हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे हम लोग ए एक्स के वेक्टर को लिखेंगे तो हम लोगों को एक्स एक्सिस के कंपोनेंट वाले टर्म का ही यूज करना होगा, और जिस पर हम लोग यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे, ए एक्स। और जब हम लोग यूनिट वेक्टर ए एक्स का जो वेक्टर फील्ड ए के लिए होगा और जो हम लोगों ने डिफरेंशियल सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर ए एक्स लिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होकर क्या हो जाता है, 1, जिसपे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस का तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डी वाई इंटू डी जेड। अब हम लोग यहाँ पर आगे वेक्टर फील्ड ए का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, ए एक्स x0
y0 z0। और आगे जब हम लोग इस x के जगह x0 प्लस dx/2 पुट करेंगे तो x0 क्या हो जाएगा, कैंसल। हम लोगों को क्या मिलेगा, dx/2। और हम लोग इस पे लिख पाएंगे डेल ax अपॉन डेल x अबाउट पॉइंट P। और हम लोगों ने यहाँ पर टेलर सीरीज के एक्सपेंशन पे जो हायर ऑर्डर वाले टर्म है उनको क्या किया है, नेग्लेक्ट। इस कारण से अब हम लोग यहाँ पर आगे और भी कोई टर्म को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फ्रंट के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पे क्या लिखेंगे, फ्रंट। हम लोग ठीक इसी प्रकार से बैक वाले सरफेस या फेस के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने फ्रंट सरफेस के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो बैक वाले सरफेस के लिए हम लोगों को x के कोऑर्डिनेट को कितना लेना होगा, x0 जो प्लस dx/2 है उसके जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, माइनस dx/2। और बैक वाले सरफेस के लिए डिफरेंशियल सरफेस के फॉर्मूले पे यूनिट वेक्टर के वैल्यू को क्या लेना होगा, माइनस यूनिट वेक्टर ax। यहाँ पर हम लोग x के कोऑर्डिनेट को कितना लिख पाएंगे, x0 माइनस dx/2। बैक वाले सरफेस के लिए जब हम लोग सरफेस इंटीग्रल a डॉट ds कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशियल सरफेस के रिलेशनशिप को किस प्रकार से लिख पाएंगे, dy dz। और यूनिट वेक्टर पे हम लोगों को क्या लेना होगा, माइनस यूनिट वेक्टर ax। हम लोग ठीक इसी प्रकार से बैक वाले सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल वेक्टर a डॉट ds के वैल्यू को लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैक। तो हम लोगों को dy dz जो प्लस में मिला है जब हम लोग बैक वाले सरफेस के लिए करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा माइनस dy dz। और ब्रैकेट पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ax x0 y0 z0। और जो हम लोगों को यहाँ पर प्लस dx/2 मिला है उसके जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस dx/2। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल ax अपॉन डेल x अबाउट पॉइंट P। और यहाँ पर हम लोगों ने हायर ऑर्डर वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग हायर ऑर्डर वाले टर्म्स को नहीं लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने फ्रंट और बैक फेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds का जो वैल्यू कैलकुलेट किया है, इन दोनों वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम लोग इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ax x0 y0 z0 वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। और dx/2 डेल ax अपॉन डेल x वाले टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे इन दोनों टर्म को ऐड करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds फ्रंट प्लस डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट ds। कौन से साइड वाले या फेस को लेंगे, बैक। तो जब हम लोग इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल। और हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, dx dy dz डेल ax अपॉन डेल x अबाउट पॉइंट P। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि dx dy dz को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम dv और डेल v। तो इस वाले टर्म को और हम लोग मॉडिफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे इस वाले टर्म के लिए डेल v और इस वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे, तो लिखेंगे डेल ax अपॉन डेल x एट पॉइंट P। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग लेफ्ट और राइट वाले फेसेस के लिए डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन पर जो हम लोगों ने x वाले टर्म लिखे हैं उसके जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा, y। यहाँ पर अब हम लोग आगे लिख पाएंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds। लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट। फिर राइट साइड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds
तो हम लोगों को इस एक्सप्रेशन पर जो हम लोगों ने x लिखा है उसके जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा, y। तो लिख पाएंगे del v इंटू del ay अपॉन del y एट पॉइंट P। हम लोग ठीक इसी प्रकार से टॉप और बॉटम साइड के फेसेस के लिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट ds के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds टॉप और बॉटम वाले साइड के लिए दोनों टर्म को ऐड किया। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, डेल v, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे डेल az अपॉन डेल z एट पॉइंट P। अब हम लोग यहाँ पर आके जो हम लोगों ने क्लोज्ड वॉल्यूम के सभी फेसेस के लिए जो हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट ds का वैल्यू कैलकुलेट किया है, उन सभी टर्म को ऐड करेंगे। तो सभी टर्म से हम लोगों को कौन सा टर्म कॉमन मिल जाएगा, डेल v। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे कितना लिख पाएंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds। जब हम लोग इन सभी तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो तीनों टर्म से डेल v वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन, और हम लोगों को ब्रैकेट पे क्या मिलेगा, डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z एट पॉइंट P। और जो हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर ds के वैल्यू को कैलकुलेट किया है डाइवर्जेंस के लिए, अब हम लोग उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। जब हम लोग इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डेल v वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल, और वॉल्यूम वाले टर्म नहीं होने के कारण इस लिमिट को भी हम लोगों को क्या लिखना होगा, नहीं लिखना होगा। जिसके कारण से जब हम लोग किसी वेक्टर फील्ड A का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोगों को कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा, लिखेंगे डेल ax अपॉन डेल x प्लस डेल ay अपॉन डेल y प्लस डेल az अपॉन डेल z। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए जो ax, ay और az टर्म लिखा है वो क्या है, वेक्टर फील्ड A का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट है उसको क्या लिखा जाता है, ax, ay और az। के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसपे हम लोगों ने सीखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डाइवर्जेंस के डेरिवेशन को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।